भूतकाल में पूर्व में जितने भी एग्जाम हुए हमारे 2017 जनवरी से लेकर के 2019 दिसंबर तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबके प्रश्न मैंने इकट्ठे किए हैं हठ प्रदीपिका से, कंप्लीट हठ प्रदीपिका के जितने भी प्रश्न जिस भी एंगल से पूछे गए हैं। हो सकता है कुछ प्रश्न छूट गए हों मुझसे, अगर आपको पता हो कि वो प्रश्न कौन से हैं तो आप मुझे बाद में लिख करके दे सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हैं। और कुछ प्रश्न मैंने ऐसे ऐड किए हैं जो नए हैं या इन फ्यूचर आ सकते हैं प्रश्न, तो उस पर हम सब चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। और जो भी आपका आंसर होगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप माइक ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा माइक ऑन करने से फिर आवाज इको प्रोड्यूस हो सकती है, आपस में समझ नहीं आएगा। तो चैट बॉक्स में ही लिखेंगे, मैसेज बॉक्स जो आपके सामने। तो शुरू करता हूं मैं। और अपने ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, विद आंसर ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको अभी फिलहाल अपने। और दूसरी बात, आपके पास नोट्स होंगे, आपने नोट्स भी बनाए हैं, कोशिश करना बिना नोट्स से देखे हुए, सपोज ऐसा फील करना कि आप ओरिजिनल में वास्तव में यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं, उस अनुसार कि वास्तव में आपका लेवल क्या है नॉलेज का, वो समझने की कोशिश करनी है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन ये जनवरी 2017 में पूछे गए प्रश्न है कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 15 है उस एग्जाम का पेपर का, जिसमें पूछा गया है कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है। तो यहाँ कफ रोग बताए हैं, पित्त रोग बताए हैं, वात रोगों से बताया है, या फिर वात पित्त दोनों रोगों को दूर करना, विकारों को दूर करना। तो इसका उत्तर क्या होगा चैट बॉक्स में लिखिए आप, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, कफ रोगों को दूर करना। चिकित्सीय लाभ पूछा है हठ प्रदीपिका में और गैरन संहिता दोनों जगह पर स्पेशल आता है कि कपालभाति मेनली जो किया जाता है केवल कफ संबंधी रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है, बाकी दो दोषों से इसका कुछ लेना देना नहीं है, केवल कफ रोगों से कपालभाति का। तो ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है आपने आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 16 नंबर प्रश्न जो है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है। ये मैंने बताई थी, चर्चा हुई थी, इस पर हमारी डिस्कस हुआ था। हाँ, ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड, कि 4 समय बताए थे, प्रातः, मध्य, साय और अर्धरात्रि बताए थे। चारों टाइम की अगर बात करें तो उसमें बताया था कि एक समय में 80 बार कुंभक करना है। श्लोक में आया था कि शनैर शीति, कि मतलब धीरे धीरे 80 बार तक कुंभक लेके जाना है एक समय में। प्रश्न ऐसे बनता है हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक एक समय में कितनी बार तक करना है, 80 बार तक। चारों समय में मिलाकर कितनी बार करना है, 80 इंटू 4, 320 टाइम्स। ओके, और कितने समय करना है, 4 समय कौन कौन से है, प्रातः, मध्य दिन माने दोपहर को बोला है यहाँ पर, और साय जो सांझ हो जाती है, सूर्य अस्त होने वाला होता है तब, और अर्धरात्रि लगभग रात के 12 बजे के आसपास। 4 समय बताए हैं। आगे फिर बात करते हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से किन को पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पथ्य और अपथ्य। पथ्य आहार कौन सा होता है, जिसको खाया जाता है, ठीक है, जिस पथ पर जाया जाए वो पथ्य, किया जाए वो आहार। तो कौन कौन से आहार है जिनको शामिल किया गया है, कौन कौन से इनमें से। ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं आप, 1 और 3 सही है, 1 और 3 शुंठी पटोल दिखा रहा है। अच्छा, और किसी को। ओके, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन जो है हमारा शुंठी पटोलक, वो श्लोक पूरा है पथ्य आहार का, गोधूम शाली यव षष्टिक शोभ नानम क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी। तो सबसे पहले आप एक वर्ड याद रखेंगे, इसमें अभी तक एक आ चुका है, गोधूम शाली यव, यव वर्ड आ चुका है, यव यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। इसका अर्थ होता है जो शब्द माने एक तरह से पथ्य आहार बताया गया है जो को। फिर बात करते हैं आगे, क्षीराज्य खंड नवनीत मधुनी शुंठी पटोलक। शुंठी ऑप्शन नंबर 1 माने सूखी हुई अदरक, और पटोलक, पटोलक माने परवल, कफलादि पंचशाकम, ठीक है। ये 5 और 5 प्रकार के जो शाक मैंने बताए थे, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, वो सारे के सारे ये पथ्य आहार है। परंतु यहाँ पर ये प्रश्न में गड़बड़ हुई थी थोड़ी सी कि 1, 3 और 2 दोनों ऑप्शन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन ये ठीक है, परंतु ऑप्शन में देखें तो 1 और 2 का भी ठीक देख रहा है यहाँ पर। कूट नंबर 1, कूट नंबर
जो दो ऑप्शन नंबर जो 3 है, 1 और 3, ये दोनों भी ठीक बैठ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है, 2 और 3, वो भी सही बैठ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इसमें आंसर जो मार्क्स मिले थे वो सभी स्टूडेंट्स को बराबर मिले थे। क्वेश्चन यूजीसी ने जो इन तीनों उत्तरों को ठीक किया था जिसने, उन सभी को मार्क्स मिले थे इसके, क्योंकि ये तीनों के तीनों पथ्य आहार में है शामिल। आगे बात, आपका ऑप्शन सभी का ठीक था जो 3 बोल रहे थे। जिन्होंने 1 बोला है वो भी ठीक है, और जिन्होंने 2 और 3 ये जो माने शुंठी, यवक और पटोल, ये जिन्होंने तीनों ये सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। आगे फिर चर्चा करते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण हैं। हठ सिद्धि के लक्षण, हठ सिद्धि के लक्षण कहाँ आते हैं, कौन से चैप्टर में आते हैं? सबसे पहला तो प्रश्न यही है, कौन से चैप्टर में आते हैं, इसका उत्तर देंगे। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश या किसमें? जल्दी कीजिए। ये कोई उपदेश है जिसमें आते हैं, किसमें आते हैं? बिल्कुल गलत है जी, एक योगा चैनल वाले गलत। हाँ जी, सेकंड, सरिता पुलिस जी सही बोल रहे हैं, सेकंड उपदेश में आते हैं। दूसरे उपदेश का सबसे अंतिम जो श्लोक है वही है सिद्धि का लक्षण। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हठ सिद्धि अपने आप में सिलेबस में आपके वर्ड लिखा हुआ, तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि हठ सिद्धि का लक्षण हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन से उपदेश में दिया गया है, या कौन से चैप्टर में इसका एलोबरेट किया गया है। तो दूसरे उपदेश का अंतिम श्लोक है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हठ सिद्धि के लक्षण क्या क्या थे अगर डिस्कस करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, आप लोग बताइए। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण कौन कौन से हैं? ऑप्शन चूज कीजिए, नीचे कूट दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है, या 3 सही है, या 4 सही है। योगा चैनल, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पूनम चंदेला जी, इतिशा जी, यश सिंगल जी। ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3, आपको श्लोक आया था, याद होगा, वपुः कृष्टम माने शरीर पतला होता है। ऑप्शन नंबर 2, वपु कृष्टम, वदने प्रसन्नता, वदन माने मुख की बात की थी, मुख पर प्रसन्नता होती है, वदने प्रसन्नता। नयने सुनिर्मले माने नेत्र निर्मल होते हैं। आगे बात आई थी, नाद स्फुटतम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयो अग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धिर हट सिद्धि लक्षणम। ये जो सारे लक्षण है ये किसके थे? सारे के सारे हठ प्रदीपिका में हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए थे ये। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है पहले वो ठीक हो जाएंगे। अब किसी बच्चे ने अगर अच्छे से नहीं पढ़ी इन चीज को, तो हम जानते हैं कि योग से ये कहा जाता है कि स्मरण शक्ति का, बुद्धि का विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है, तो वो इसको चूज कर सकता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ऐसा लगता है कि शरीर का पतला होना मीन्स एक तरह से कमजोरी का आ जाता है, ये नहीं। बट हठ पर दीपिका में ये आपको पता है जिन्होंने पढ़ा है कि 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, श्लोक के अनुसार अगर हम देखें तो चर्चा करते हैं, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 बताया आप सभी ने वो बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न वो है जो मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं, किसी बच्चे ने पहले वहां देखे तो वो भी सेम उनका उत्तर है। जो प्रश्न अलग बनाए हैं वो उन पर अलग से चर्चा करेंगे बाद में। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम के क्या लाभ है? पहले तो ये बताइए कि सूर्य भेदी का वर्णन कौन से चैप्टर में आया है? चैप्टर नंबर लिखिए आगे, C1, C2, C3, इस तरीके से उत्तर दीजिए जिसको चैप्टर का उत्तर देना है। सूर्य भेदी का वर्णन कौन से उपदेश में आया है? हाँ जी बिल्कुल, चैप्टर नंबर 2, दिशा जी, सरिता जी, योगा चैनल, चैप्टर नंबर 2 में आया है। तो इसका उत्तर दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका उत्तर? इसके लाभ क्या क्या होंगे? सूर्य भेदी के क्या क्या लाभ हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2, जो 1 है ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ठीक है, 1 और 2। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 भी ठीक हो सकता था। कारण, क्योंकि जब हम श्लोक पढ़ते हैं हठ प्रदीपिका में सूर्य भेदी का, तो वहां लिखा है कपाल शोधनम वात दोष घ्नम कृमि दोष हृतम, कि माने कपाल का शुद्धि करता है, कपाल शुद्धि ऑप्शन नंबर 1 जो है। और वात दोष घ्नम, कि वात दोष से जो रोग है या वात दोष का नाश करता है, दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं इससे।
तो ऑप्शन नंबर 3 होने की संभावना सही थी, परंतु वो ऑप्शन से मेल नहीं खाता, मैंने तीसरा ऑप्शन दे ही नहीं रखा साथ में, तो इसलिए उसके सही होने की संभावना बहुत कम है। अदरवाइज हो सकता था ये देखिए ध्यान दीजिए, इसको ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता था अगर आपको दिया होता 1, 2 और 3 यहाँ पर कहीं लिखा होता, परंतु इन्होंने 2 में से ही चुनने के लिए बोला कि 2 ही चुनाव कीजिए। तो 2 में कपाल शुद्धि एग्जैक्ट है, उदर कृमि आपका एग्जैक्ट है, तो 1 और 2 जो ये सेम आते हैं श्लोक में, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। इसका अर्थ है 30 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम ये कहते हैं कपाल शुद्धि और उदर कृमि, ये आपके ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं फिर। हठ प्रदीपिका तथा गेरेंट संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई कितनी है? ये भी जनवरी 2017 में पेपर आया था। 3 पेपर होते थे टोटल। नंबर 1 जो पेपर होता था वो कॉमन था सभी के लिए, जैसे आज होता है फर्स्ट पेपर, और दूसरा पेपर और तीसरा पेपर जो सब्जेक्टिव जिसका होता था, जिस सब्जेक्ट से जो बिलोंग करता था कैंडिडेट, उसी से होता था। तो इसका उत्तर दीजिए कितनी इंच आएगी? श्लोक याद है? सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशेत। किस श्लोक था? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, सूत्रम वितस्ति, 1 वित्त लंबाई बताई गई थी। सरिता जी, यस सिंगल जी, तिशा जी, योगा चैनल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से स्टडी किया आपने। राजेश पाल जी आप भी लिखिए कुछ आंसर, सभी इन्वॉल्व होइए क्लास में कृपया। ये समझने के लिए नहीं, ये आपका टेस्ट है ये एक तरह से, जैसा आता है गलत आए। प्रवीण यादव जी, जो भी जितना है कोशिश कीजिए उत्तर देने की। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है? प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर स्पेशल दे दिया कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी है, तो वो पजल हो जाते हैं कि हाँ ऑप्शन में तो तीनों है, क्या दें उत्तर। तो इसलिए पजल नहीं होना, नहीं और हाँ का ये ध्यान रखना है आपको। तो नहीं पूछा है, लाभकारी किस किस में है वो आपको पता होना चाहिए। सूत्र नीति का वर्णन किस में है? सेकंड चैप्टर में है, ठीक है। इसका उत्तर दीजिए किसमें नहीं है। श्लोक आपको बताया है अभी, सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखा निर्गम्य चेषा नेति सिद्धिर निगद्यते। ये है श्लोक नीति के लिए कि मतलब एक सूत्र, एक वित्त माने 9 इंच लगभग इसकी लंबाई होनी चाहिए सूत्र नीति की। ये बात प्रश्न ठीक हो गया। अगले प्रश्न में इन्होंने फिर लाभ पूछे हैं। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहे हैं नेहा जैन, योगा चैनल, सरिता जी, हाँ बिल्कुल ठीक। अमल पित्त में कोई लेना देना नहीं है सूत्र नीति का, क्योंकि ये ऊपर की क्रिया एक तरह से। और 3 लाभ आए थे इसके, क्या क्या थे? कपाल शोधनी चैव, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, जत्रु ऊर्ध्व जात बहु नेति राशु निहंति च। कि कपाल शोधन होता है एक तो कपाल शुद्धि, और दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि का मतलब है कि नेत्र से संबंधित रोग ठीक होते हैं, ये होता है, ये फायदे होते हैं, वो मैं काउंट कर रहा हूं, यहाँ पर निशान लगा रहा हूं। और ऊर्ध्व जत्रु रोग जो है, ऊर्ध्व जत्रु रोग का अर्थ है कि जो जत्रों से ऊपर के रोग है, जो आपके क्लेविकल बोन से ऊपर के रोग हैं, गले से ऊपर के जो रोग हैं, वो सारे उन सभी रोगों में लाभकारी है ये सूत्र नीति। तो अब ऑप्शन जो इसका होना चाहिए, अगर मैं एग्जाम में अगर टिक करेंगे तो हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। इसका सही जो उत्तर है इस प्रश्न के अनुसार जो सही, वो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। जो सही थे मैंने उन पर टिक किया है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। आगे फिर बात करते हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है, वस्त्र धोती एग्जैक्ट, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका क्या होगा। आप लिखिए ऑप्शन नंबर 3, चैनल लिखा जाए। राजेश पाल जी 2, बिल्कुल सही राजेश पाल जी, आपने दिखा दिया कि आपने क्लास 10 नहीं की है। प्रवीण यादव जी आपने भी बता दिया कि आपने क्लास 10 नहीं की, काफी दिनों से यूट्यूब नहीं देखा, बुक भी नहीं देखी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है यादव जी, राजेश जी। तो ये चीजें मैंने करवाई थी। अब आप देखिए राजेश पाल जी ने जवाब दिया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है अपने स्तर से, और प्रवीण यादव जी ने भी बढ़िया दिया है जवाब। कारण क्या है कि इन्होंने हठ प्रदीपिका पढ़ी, हठ प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा है चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंच दशा, 15 हाथ लंबी होनी चाहिए। ये पीछे वाला वर्ड है ना, वहां पर समस्या करता है एग्जामिनर, हमारे साथ खेल खेलता है कि उसने क्या खेला, 15 हाथ लंबी होनी चाहिए, परंतु राजेश पाल जी और प्रवीण यादव जी ने यहाँ पर ये फुट शब्द न देखकर डायरेक्ट लिख दिया कि ऑप्शन नंबर 2। तो इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, इंच, फुट या कुछ हाथ आदि जा, तो 15 फुट की बात की है। और मैंने बताया था अच्छे से कि फुट लगभग 1 हाथ की जो लंबाई है वो लगभग 1.5 फुट के समथिंग होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वो
15 हाथ को अगर कन्वर्ट करें, क्योंकि 15 हाथ धोती की लंबाई बताई है ग्रंथकार ने, अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये पाते हैं कि लगभग उसकी 22 फुट के आसपास 15 हाथ की वैल्यू जो है 22 फुट के आसपास आती है, माने 22.5 फुट। जो हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक होगा। सभी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं। आगे फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं बताया गया है। पहले तो बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन के लाभ कितने बताए थे। केवल 4 लाभ बताए थे। पश्चिमोत्तानासन हो गया आपका, मत्स्येंद्रासन हो गया और मयूरासन हो गया। इन तीनों के 4 लाभ थे, तीनों के 4 लाभ थे, 4 4। तो इसमें से बताइए पश्चिमोत्तानासन के कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर, जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ जी सरिता जी ऑप्शन नंबर 1, नेहा जैन 1, योगा चैनल 1, पूनम चंदेला जी फिर से 2, पूनम जी आगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब पश्चिमोत्तानासन की हम बात करते हैं तो उसमें आपको क्या था कि इसके 4 लाभ हैं। क्या क्या थे। एक तो जब आगे झुकते हैं तो पश्चिमोत्तान, पश्चिमोत्तान का अर्थ ये है कि पश्चिम जो भाग है आपका, पीछे वाला जो हिस्सा है वो खिंचता है, तनता है, खिंचाव पैदा होता है उसमें, उनमें खिंचाव पैदा होता है। तो कहने का मतलब है कि पीछे वाले हिस्से से संबंधित एक तो क्या होगा कि सुषुम्ना पीछे होती है आपकी, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है आगे झुकने से। नंबर, ये नंबर 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मैं सही है वो बता रहा हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं। आपने ऑप्शन बताया है ऑप्शन नंबर 1, वो बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो एग्जैक्ट है। जो नहीं है होने चाहिए, जो एग्जैक्ट बेनिफिट है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी स्टडी की अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो है वो भी आपको पता हो, और जो नहीं है वो तो ऑटोमेटिक पता लग ही जाएगा जब आप एग्जाम में देखेंगे। तो अभी फिलहाल वो पता होना चाहिए जो आपको है। उदर की वसा को कम करता है, माने उदर पतला करता है, पेट को पतला करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। और जठराग्नि बढ़ाता है, जठराग्नि तो तीनों के तीनों आसन ही लगभग बढ़ाते हैं, जठराग्नि और आरोग्यता दोनों ही प्रदान करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन था इसका था आरोग्यता, चौथा ऑप्शन जो था इसका लाभ जो था आरोग्यता, वो यहाँ दिया नहीं गया। तो अमलता से लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये अमलता का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, जो इन्होंने पूछना चाहा है कि पश्चिमोत्तानासन का लाभ नहीं है, अमलता नहीं है, माने अमलता से कोई लेना देना पश्चिमोत्तानासन का नहीं है। आगे फिर बात करते हैं 44 नंबर की। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है बहुत अच्छे से एग्जामिनर ने। कहते हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। मैं पहले बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो ऑप्शन दे दीजिए, आप उत्तर दे दीजिए सभी। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आए हैं, जो एग्जामिनर आपसे चाहता है किस एंगल से पूछना है बच्चे से, वो चीजें हैं। और इसी एंगल से आपको आगे एग्जाम आएगा भविष्य में। तो ये इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर और किसी तरीके से कर रही है तो आपकी बिल्कुल अप्रोच गलत होगी स्टडी की। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए, स्टडी के अप्रोच को, ठीक है। अगर बेनिफिट रियल में चाहिए तो आपको जेआरएफ पर अगर नजर है तो, नेट तो ऐसे ही चलते फिरते हो जाएगा, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। जेआरएफ पर नजर रखनी है आपको, पहले बता रहा हूं, जेआरएफ के लिए कैंडिडेट है यहाँ पर। ओके, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। ऑप्शन नंबर, नेहा जैन ने 2 दिया है, सरिता जी 2, यश सिंगल 2, पूनम चंदेला जी 2। ओके, 2 ऑप्शन में मीन्स ये वाला 2 और 3 बताया था कि गुदा को जो है एनएस है या सीवनी नाड़ी है वहां पर एडी को लगाना है, माने एडी से दबाना है उसको, बिल्कुल ठीक है। और फिर योनि भाग का आकुंचन करना है, संकुंचन या आकुंचन मीन्स सिकोड़ना है। ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन है आपके 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। छाती से मूलबंध का कोई लेना देना नहीं है, माने वक्ष का हिस्सा है, माने चेस्ट वाला जो हिस्सा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और मूलबंध का जो है उधर से भी कोई लेना देना नहीं है, माने पेट को अंदर करना नहीं है। केवल ये 2 चीजें मेन है जो स्पेशल इसमें है हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3, माने ये चयन करते हैं ये किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाता है यहाँ पर। आगे देखते हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। वस्त्र धोती किसमें लाभकारी है। तो वस्त्र धोती हठ प्रदीपिका में सबसे पहला षटक्रम है। सबसे पहले तो यही क्लियर कर देता हूं मैं, माने धोती सबसे पहला अंग माना जाता है षटक्रम का। किस रोगों में लाभकारी है, ऑप्शन दीजिए, वर्ड लिखिए, आप ऑप्शन मत लिखिए, 2 3 4 मत लिखिए, वर्ड लिखिए, कोई एक वर्ड लिख दीजिए। बात VAT लिख दीजिए, KAF लिख दीजिए, या कोई और लिख दीजिए। लिखिए। यस पूनम जी,
ऑप्शन देखिए नीचे कूट दिए गए हैं, आपको चूज करने हैं 2 या 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, जितने भी चूज कर सकते हैं, चूज करने हैं आपको। क्या क्या हो सकता है? कफ एंड चर्म, वेरी गुड सरिता जी, यस सिंगल जी कफ, बिल्कुल सभी को अच्छा आ रहा है ऑप्शन। तो बताया था वस्त्र धोती में क्या लाभ थे, श्लोक था, एक हल्की सी लाइन याद करवाई थी मैंने कि कास श्वास प्ली है कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति, ये लाइन आपको रटवाई थी मैंने कि कास माने खांसी आदि, श्वास माने श्वास से संबंधित माने दमा आदि, प्ली है माने तिल्ली आदि स्प्लीन आदि के रोग, और कुष्ठम कुष्ठ रोगों का अर्थ बताया था मैंने चर्म रोगों से, माने चर्म चमड़ी से संबंधित कुष्ठ रोग जो है चर्म रोग। हिंदी दे दी है यहाँ पर, देखो इन्होंने संस्कृत नहीं दी, हिंदी दे दी। तो हिंदी और संस्कृत आपको दोनों होनी चाहिए अप्रोच। और कफ रोगाश्च विंशति, कहते हैं 20 प्रकार के जो कफ रोग है उनका भी ये नाश करता है, उनमें भी लाभकारी है वस्त्र धोती। तो 2 और 3 जहां पर है वो हमारा ठीक होगा, जो आपने ऑप्शन दिया था 2 नंबर, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। इस प्रकार से ये वस्त्र धोती में कफ रोगों में और चर्म रोगों में लाभकारी है मेनली क्वेश्चन के अनुसार। एक नया प्रश्न है, क्रम देना है इसका, क्रम लिख दीजिए जल्दी से जल्दी, आपको प्रश्न दिख रहा है, क्रम जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। चतुरंग योग पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है, कहता स्वामी स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। माने घुमा फिरा करके सीधी बात ये कही है कि चतुरंग योग का क्रम बताएं सही, ठीक है, सिंपल शब्दों में। बट एग्जामिनर आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज देता नहीं है, वो आपको कोशिश करता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर नेहा जैन कहते हैं 3, योगा चैनल कहते हैं 2, यश सिंगल जी 4 बता रहे हैं, तीशा जी 4 बता रहे हैं। आप इसमें पजल हो रहे हैं तो इससे अच्छा आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें तो। परवीन यादव जी लिखिए, कुछ फील मत कीजिए। और आगे क्या है, प्रवीण यादव जी ने 2 बताया है। तो देख लेते हैं पहले एक बार क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें पता है कि आसन आता है, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ कहाँ है, इसमें है, इसमें है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आउट हो गया, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर एग्जाम में मैं बैठा हूं तो इसको टच नहीं करूंगा मैं। उसके बाद में मुझे क्या पता है कि नादानुसंधान सबसे लास्ट है, ओके। 3 सबसे पहले हो और 4 सबसे लास्ट में हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? 3 यहाँ आगे है, 4 सबसे लास्ट में, इसमें भी है, तो ये 2 और 4 ये बिल्कुल आउट, तीसरा भी बिल्कुल आउट। अब मुझे थोड़ा सा और पता है, मुद्रा है ये सबसे लास्ट सेकंड है, ठीक है, इतना भी क्लियर है, या कोई भी कुछ भी क्लियर है इनमें से, तो उस प्रकार से अभी बात बन जाएगी कि मुद्रा जो है ये लास्ट सेकंड है। माने ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल ठीक होगा। आसन आता है सबसे पहले, फिर आसन के बाद में कुंभक, कुंभक के बाद में मुद्रा, मुद्रा के बाद में नादानुसंधान। आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये जो क्रम है चतुरंग योग का माना गया है, इसी अनुसार हमारा उत्तर होगा। वेरी गुड सरिता जी। नेहा जैन, आस नेहा जैन आसन मुद्रा नहीं आएगा, आसन कुंभक आएगा, आसन कुंभक फिर मुद्रा फिर नादानुसंधान आएगा। सरिता जी वेरी गुड, यस सिंगल जी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, क्रम इंपॉर्टेंट है, आप फिर से रख लेना है इसको नेहा जैन जी। ओके आगे बात करते हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम बताना है इसका भी, हठ प्रदीपिका के अनुसार क्रम क्या है, किसका क्रम पूछा है, षट क्रियाओं का पूछा है। श्लोक आपको इसलिए याद होने चाहिए, जहां पर क्रम की बात आती है श्लोक आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 चूज कर रहे हैं आप लोग, अच्छा 3 में क्या है, 3 तो बिल्कुल भी 1 2 3, हाँ बिल्कुल, नेहा जैन ने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका दोस्तों उत्तर। नेहा जैन जी थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, आपको आता है सब कुछ, जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो जाता है, कोई बात नहीं है, तो देख लेंगे एक बार। केरन संहिता और हठ प्रदीपिका दोनों की मैंने बात बताई है आपको, हल्का सा अंतर है। केरन संहिता हालांकि हमने शुरू नहीं की है, लाइव क्लास के माध्यम से यूट्यूब पर हमारी वीडियोस उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं सभी के सभी, और वो मैटर उतना ही हमने डाला यूट्यूब पर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की वहां पर, और कोई भी कम ज्यादा चीज को बढ़ाने या घटाने का काम नहीं किया, आप उतना देख सकते हैं इजिली, और वहां से इजिली कर पाएंगे। आगे हाँ, हठ प्रदीपिका का जो क्रम है क्या कहता है, दोतिर बस्ती, 2 वर्ड लिए हैं, दोतिर बस्ती नेति नौलिकम तथा कपाल भाती, चचेताणी शक्रमाणी चक्षते।
ठीक, ये जो 6 क्रम है, अब आप इसमें नेति और नोली में कंफ्यूज होता है बहुत से बच्चों की, नोली पहले आए या नेति पहले आया। तो न से देखिए, न पे ए की छोटी मात्रा है, ए अनार किसी को आते हो तो ए एडी सबसे पहले आती है और ओ औरत जो होती है वो बाद में आती है, वो पता होगा। वाला ने ये सबसे पहले आएगा क्रम में, माने ये नौली है जो ये बाद में आएगा, और इनके बीच में त्राटक रहता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने का क्रम कैसे भी लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप श्लोक याद करें, मैं रिकमेंड करूंगा श्लोक के लिए। ट्रिक फिर भी आप अपनाना चाहे तो किसी भी तरीके से आपको जो उचित लगे वो माध्यम अपना सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक होगा। सबसे पहले धोती, फिर बस्ती, फिर नेति, फिर है त्राटक, फिर नौली और फिर कपालभाति। इस प्रकार से हमारा क्रम हुआ। और कपालभाति एक षटक्रम है, सबको मैं बता देना चाहता हूं। षटक्रमों को काफी वर्ड यूज करते हैं, षटक्रमों के लिए क्रिया वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में लिखिए, क्रिया वर्ड यूज किया, षटक्रम ना यूज करके। शुद्धि क्रिया भी बोल देते हैं, शुद्धिकर्म भी बोल देते हैं, षटक्रम भी बोल देते हैं। इस प्रकार से इनके अनेक नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। आगे बात करते हैं, कपालभाति कौन सा कथन सही है। ये नवंबर 2017 के प्रश्न हैं। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है। श्लोक आया था, बताया था मैंने, कपालभाति के लिए हठ प्रदीपिका में 2-3 चीजें की थी। क्या कहते, लोहार की धोकनी के समान करना है, 1 नंबर पॉइंट था ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कल को पूछ सकते हैं कि कपालभाति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। ऐसे दे दिया, 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है, कि लोहार की धोकनी कफ रोगों में लाभकारी है ऐसे। तो कफ रोगों में लाभकारी है, हम कर चुके हैं प्रश्न। लोहार की नौकरी के समान करते हैं, ये भी कर चुके हैं। पर इसमें ये कंफ्यूजन के लिए इन्होंने हिंदी टिपिकल दे दी है कि प्रश्वास सक्रिय है, निश्वास निष्क्रिय है। इस प्रकार से घुमाया इन्होंने। प्रश्वास सक्रिय माने कि यहां पर अगर इसको सिंपल शब्द में मैं बोलूं आपको तोड़ के इस चीज को, कि बाहर छोड़ना माने रेचन करना चाहिए केवल, या केवल रेचन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करूं तो मैं, ऑप्शन नंबर 3 की बात करूं तो करना है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं तो अंदर श्वास नहीं लेना माने पूरक नहीं करना है। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करूं तो रेचक और पूरक दोनों ही करना है। तो आपको पता है क्या है इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर डी, यश सिंगल जी ने लिख दिया है। नेहा जैन जी, सरिता पुलिस्ट योगा चैनल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक होगा, रेचक और पूरक दोनों करने चाहिए। नॉर्मली हम सोचते हैं, हम कहते हैं व्यवहार में कि कपालभाति कीजिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कपालभाति, जिसमें आपको 1 सेकंड में एक बार श्वास छोड़ना है, लगातार छोड़ते जाइए, अपने आप श्वास अंदर जाएगा, आपको लेना नहीं है, छोड़ना है। वो बात सत्य है, परंतु जो कथन हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, वहां पर स्पेशल वो श्लोक में यूज करते हैं कि रेच पूर्वक संस ब्रह्मो, रेचक और पूरक दोनों करने हैं, जैसे लोहार की धोकनी में जाता है उस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल ठीक है। आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं। अपथ्य माने जिस पथ पर नहीं जाना। चूज कीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, पूनम चंदेला जी गुड, यस संगल जी गुड, इटिशा जी वेरी गुड, नेहा जैन वेरी गुड, राजेश पाल जी वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है आपका। अब देखिए, मैंने इसके लिए बताया था आपको कि दूध से बनी हुई चीजें केवल वही अपथ्य हैं, वही नहीं खाने जो खट्टी बनेंगी, कोई भी हो जाए चाहे वो चीज। और खट्टी आपको पता है कि दही खट्टा होता है और लस्सी खट्टी होती है। तक्कर का वर्ड कोई पूछ रहा था बच्चा, कहता सर ये वक्कर दिया हुआ था, वक्कर नहीं था वो तक्कर था। तो इसको क्लियर कर लेंगे हम, तक्कर वर्ड है, तक्कर का अर्थ होता है लस्सी। यहाँ पर छाछ या लस्सी भी मट्ठा आदि दे सकता था वो ऑप्शन में था, तो कंफ्यूज करने के लिए। पर यहाँ तक्कर दे दिए। कुछ अच्छी किस्मत थी जो बच्चे एग्जाम देखे आए उस समय। तो दही और तक्कर इनका प्रयोग नहीं करना है, माने अपथ्य है, क्योंकि ये खट्टे हैं और खट्टे पदार्थ तो वर्जित हैं योगी के लिए। तो दूध और नवनीत ये दोनों पथ्य हैं। अगर पूछा जाता पथ्य कौन है तो ये बी और डी होता हमारा ऑप्शन ठीक। यहाँ पर अपथ्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए और सी जहां पर है वो ठीक होगा हमारा, माने ऑप्शन नंबर 1 जो राजेश पाल जी ने बताया है बहुत बढ़िया उत्तर में, वो बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। फिर आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभकारी नहीं है। प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना है, लाभदायक नहीं है। तो कौन कौन सी नहीं है, उत्तर दीजिए। पूनम चंदेला जी का आ चुका है आंसर सबसे पहले 2, सरिता जी 2, योगा चैनल, यश सिंगल जी बी आंसर, ए इतिशा जी 2 वेरी गुड। हाँ, तो कौन सी लाभकारी, राजेश पाल जी ने भी उत्तर दे दिया, शाबाश 2 ऑप्शन नंबर।
तो लाभकारी कौन सी क्रिया नहीं है, कौन सी नहीं पूछा है, हमें पता है कि कौन सी है। अभी चर्चा की थी नीति के बारे में हमने कि फिर से नीति के लाभ आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं नीति वर्ड यूज करता हूं तो आपको तीनों चारों जिसके इतने लाभ कितने हैं मन में होना चाहिए कि तीन ही लाभ है इसके। पहला क्वेश्चन तो ये, हर चीज के लाभ कितने काउंटिंग रखो मन में कि नीति की बात आई तो तीन चीजें हैं। अब तीन चीजें वो जोड़ डालो कि कौन कौन सी है कि हाँ कपाल शोधनी है, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और ऊर्ध्व जटिल रोगों का नाश। हाँ बिल्कुल नीति ठीक हो गया, एक ठीक नीति। ये तो तब है जब हमसे पूछा जाता लाभदायक है। मैं अप्रोच चेंज करवा रहा हूँ आपकी, डीप में डिस्कस करें पर डिस्कस कर रहा हूँ नीति पर। त्राटक की बात करते हैं तो त्राटक आपको पता है क्या कहते हैं त्राटक के बारे में, आंख से संबंधित है और जहां से जो मेनली क्रिया संबंधित होगी वहां तो वो लाभकारी रहेगी रहेगी। इस अंग की जो क्रिया होगी, माने आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाइसेप्स तो आपके इंक्रीज होने ही होने हैं, जिम वाले व्यक्ति, ठीक है। तो कहने का मतलब त्राटक जो है आंखों से संबंधित है तो आंखें तो ठीक हो ही होगी। तो त्राटक और नेति दोनों के दोनों लाभकारी हैं, परंतु बस्ती और नौली का आंख से कोई लेना देना नहीं बताया हठ प्रदीपिका में। तो ये दोनों जो ऑप्शन है हमारे प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न का उत्तर चाहता है एग्जामिनर उस हिसाब से हमारा ये प्रश्न बिल्कुल ठीक होगा। बी और डी जहां पर होगा वो उत्तर हम चूज कर लेंगे, माने ऑप्शन नंबर 2 से हमारा उत्तर ठीक हो जाएगा। और त्राटक के बारे में एक चर्चा और कर देता हूं मैं। त्राटक को सोने की पेटी के समान संभालने के लिए चर्चा की गई है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आपको जो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है लग रहा है कि हाँ ये चीज नई है तो उसको लिखते जाइएगा। केवल सुनने मात्र से आपको याद नहीं रहेगी, आज या कल परसों तक याद रह जाएंगी, एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए लिखते जाइए, जो चीज आपको लग रही है कि हाँ नई है वो लिखते जाइए। और हाँ फिर ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं मैं, बस्ती की। तो बस्ती के बारे में आपको सबसे मेन बात मैंने बताई थी कि ये तीनों दोषों को शांत करता है, तीनों दोषों को संतुलन, हाँ हार्ट का पेट कम इतिशा जी, ये बात आई थी सोने की पेटी के समान संभालना माने हार्ट का पेट कम। बस्ती के बारे में है, बस्ती की बात की थी तीनों दोषों के शमन के लिए, ये तीनों दोषों की शांति किससे होती है, बस्ती से होती है। इंपॉर्टेंट है काफी बस्ती के बारे में। और नौली को क्या कहा गया है, सदैव आनंदकारी, सदैव आनंदकारी बोलते हैं नौली को, इसीलिए इसको कह देते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म भी ये है नौली। बहुत सी पुस्तकों में देखेंगे आप, प्रश्न भी बन सकता है इससे कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, तो नौली है। तीनों दोषों का शमन करती है बस्ती। त्राटक जो है सोने की पेटी के समान संभालने के लिए कहा है, और नैतिक ऊर्ध्व जटिल रोगों के लिए लाभदायक है। ये वर्ड केवल नैतिक के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहां से प्रश्न बन सकता है। ओके आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। ये क्वेश्चन क्रमों पर मत जाना कि क्रम आगे पीछे है, क्योंकि ये मैंने एज इट इज लिए हैं, जो पेपर में आपके आए थे वहां का वही क्वेश्चन नंबर मैंने उठा लिया है। तो 36 नंबर प्रश्न आया था नवंबर 2017 में। कहते हैं नाद अनुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये प्रश्न का उत्तर तो केवल वही देगा जो कल था क्लास में, मुझे लगता है। बाकी आशा करता हूँ सभी को आते होंगे क्योंकि सभी आप मास्टर क्लास में हैं। ऑप्शन नंबर 3 दिया है किसी ने, तीशा जी ने, नेहा जैन। ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं पूर्ण चंदेला जी, तो योगा चैनल 3, वेरी गुड। सरिता जी 3, वेरी गुड। सरिता जी कल क्लास में थे, योगा चैनल क्लास में थे, ईशा जी क्लास में रहते हैं। राजेश पाल जी ने भी बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है हमें। तो इसका क्रम देख लेंगे अच्छे से। सबसे पहले मैंने बताया था किसी भी चीज का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है सबसे पहले, तो आरंभ अवस्था रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, इधर तो देखना ही नहीं है। मतलब ऑप्शन हमारे एग्जामिनर ने हमें 3 ही दिए थे। क्लियर, एक ऑप्शन कट कर लीजिए। कंफ्यूजन जब होता है तो इस प्रकार से करिए, अगर कंफ्यूजन नहीं है क्लियर उत्तर है तो उसको तुरंत टिक करिए और आगे बढ़िए, समय बचाइए एग्जाम में। अभी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो समय ले रहे हैं थोड़ा ज्यादा। हाँ तो आरंभ अवस्था ए जहां होना चाहिए, ठीक है ए। और सबसे लास्ट अवस्था हमें पता है कौन सी है, मैंने कल क्लियर बताया था कि निष्पत्ति माने निष्कर्ष, सबसे लास्ट की निष्कर्ष होता है। तो ये सी जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए। कहाँ है, इसमें सी लास्ट में है, इसमें सी लास्ट में है। 2 और 3 ऑप्शन हमें 2 ही दिए एग्जामिनर ने, पहला और चौथा तो ऑप्शन ही नहीं दिया हमें, ठीक है। तो इन 2 में से छांटना है। और तो जो दूसरी अवस्था है वो हमारी घटावस्था होती है कि आरंभ होने के बाद में घटनाएं घटने लगती है। मैंने इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की थी कल। तो घटनाएं घटने लगती है तो डी होना चाहिए दूसरे नंबर पर। डी कहाँ है, यहाँ है। अब डी और बी भी देखना आना चाहिए, कई बच्चों को ऐसा होता है कि डी और बी में कंफ्यूजन होता है तो वो गड़बड़ कर सकता है। इसलिए पहले एबीसीडी भी आनी चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ होता था इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ए बी और डी में मुझे बचपन में बहुत कंफ्यूजन होता था, और मुझे क्योंकि बी लिखना सबसे ज्यादा पसंद था क्योंकि बी मेरे से ज्यादा सुंदर लिखा जाता है, इसलिए मुझे डी को भी मैं बी लिखता था हमेशा। तो इस कारण से इसको सही रखना दोस्त। तो डी होना चाहिए माने दूसरे नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा ठीक हो जाएगा। क्रम क्या रहेगा, आरंभावस्था, घटावस्था
परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और इन तीनों में से मैंने बताया था कि जो नाद की अवस्था है उनमें ध्वनियों का जो है बोलते हैं उसको, ध्वनि सुनाई देती है अलग अलग। और ग्रंथियों का भेदन होता है। ग्रंथि होती है 3 शरीर में, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि। तो चारों में से 3 अवस्थाएं उनमें भेदन होता है, एक में भेदन नहीं होता। कौन सी में नहीं भेदन होता? जल्दी से लिख दीजिए, शुरुआत का वर्ड लिख दीजिए, इनफ है। किस जो अवस्था है उसमें भेदन नहीं होता किसी भी ग्रंथि का? इतिशा जी गुड, योगा चैनल 3 वेरी गुड, सरिता जी वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3, परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता। प्रश्न अपने आप में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाद अनुसंधान मैंने कल बताया था, इंपॉर्टेंट है। फिर 2017 का ये पेपर 2 था, अब पेपर 3 की बारी है 2017 का। व्योम चक्र किसका समानार्थी है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, कोई डिस्कशन नहीं इस पर, क्लियर उत्तर होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यश सिंगल जी, योगा चैनल जी, नेहा। यस, खेचरी मुद्रा मैंने बताया था, काफी बार वर्णना है व्योम चक्कर। सरिता जी 2, खेचरी मुद्रा पर क्लियर उत्तर आया था कि व्योम चक्कर के बारे में कहा गया है। आगे फिर बात करते हैं 29। ये प्रश्न सारे के सारे वो हैं दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, जो एग्जाम में आए हुए हैं और आपने वीडियो में देखा होगा या मैंने करवाया देखा होगा कि सारे के सारे ये प्रश्न डिस्कस हुए हैं हमारे चैप्टर में। 29 है, नेति कर्म के क्या लाभ हैं? नेति क्रिया के क्या लाभ हैं? जो करनेति ही बात है असल में, हठ प्रदीपिका के अनुसार क्या क्या लाभ है? 3 लाभ है। सबसे पहला पॉइंट आपके मन में टिक करना चाहिए कि हाँ 3 ही लाभ है। अब 3 में कौन कौन से हैं? कपाल था, दिव्य दृष्टि थी और जत्रु रोग था। ये तो लाभ हैं, माने ए बी डी जहां है वो ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, यस नेहा जैन, ए बी डी, सरिता जी बिल्कुल 2, ए बी डी यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेति की जो लंबाई है वो अभी हम करके आए हैं, 1 बिट लंबी होती है, माने उसको अगर इंच में कन्वर्ट करें तो 9 इंच बैठती है। आगे प्रश्न ये समाप्त हुए हमारे जो एग्जाम में आए थे। अब कुछ अन्य प्रश्न लेते हैं जो मैंने आपके लिए थोड़ा बनाने की कोशिश की है अलग से, कि फ्यूचर में आपके लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसी व्यवस्था रह सकती है यूजीसी नेट की, जेआरएफ की, तो उस पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? सिद्धासन, सिद्धासन के मैंने 3 नाम बताए थे आपको, याद करवाने के लिए समझाया था कि वह मु गु ऐसे वर्ड याद बताया था। वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन ये पर्यायवाची हैं सिद्धासन के, आपको क्लियर किया था। सरिता जी ए बी डी यस वेरी गुड, प्रवीण यादव जी 2, योगा चैनल ए बी डी यस। प्रवीण यादव जी थोड़ा सा देखिए इसको, गुप्तासन भी कहा है, वज्रासन भी कहा है, मुक्तासन भी कहा है। मैंने प्रश्न के पीछे लिखा है चुनाव करना है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइप करता हूं, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुखता है, इसलिए मैं इन शॉर्ट लिख दिया कि चुनाव कर लें, जो आपको लगता है कि वो ठीक है वो उत्तर आपका ठीक है। तो ए बी डी ये जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारे ठीक होंगे। सिद्धासन के तीनों नाम है। प्रश्न एग्जाम में थोड़ा हल्के से घुमा के देगा वो, पर मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको समझाने की लैंग्वेज लिखी है। और प्रश्न उनकी भाषा टिपिकल होती है एग्जामिनर्स की, प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल होता है अगर उसको थोड़ा सा हम देखें तो, समझें तो। आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, घूमते हुए कभी भी किया जा सकता है? माने गच्छता तिष्ठता ऐसा शब्द आया था एक, कि कभी भी कर सकते हैं। कौन सा है? राजेश पाल जी वेरी गुड, नेहा जी वेरी गुड, सरिता जी वेरी गुड, उज्जाई यस, योगा चैनल जी, इसका उत्तर सभी को आता है, हिंदी में भी लिख दिया, वेरी गुड। तो उज्जाई प्राणायाम है जिसको हम उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो श्वास का क्रम बताया था कहां से कहां तक, कहते श्वास जो है कंठ से हृदय तक स्पर्श करते हुए जाना चाहिए अंदर, विधि में स्पेशल वर्ड आता है, इसलिए याद रखना है कि उज्जैन में कहां से कहां तक की श्वास बात की है, कंठ से हृदय तक। घुमा सकते हैं एग्जामिनर किसी भी रूप में प्रश्न को, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, कंठ से हृदय तक श्वास लेके जाना है उज्जैन प्राणायाम में। आगे फिर बात करते हैं, हठ प्रदीपिका अनुसार आसन के लाभ क्या क्या हैं? हठ प्रदीपिका अनुसार आसन के लाभ, सरिता जी सी एबैस, स्थिरता, दृढ़ता, आरोग्यता। सरिता जी थोड़ा देखिए एक बार, राजेश पाल जी डी उत्तर देते हैं।
यस राजेश पाल जी, वेरी गुड। योगा चैनल जी सी उत्तर दे रहे हैं, मैं तो गलत नहीं हूं, इतने सारे सी आ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसको, आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि हठ प्रदीपिका में जो आसन है चतुरंग योग माना गया है। उन चतुरंग योग में से पहला जो अंग है वो आसन को कहा गया है कि हठस्य प्रथमांगत्वादासनम पूर्व मुच्यते, कि हठ योग का जो प्रथम अंग है हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वामी स्वात्माराम जी की नजरों में वो आसन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार आसन है। आसन के 3 लाभ बताए थे, कुर्यादासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघवम, की स्थिरता, आरोग्यता और लघुता, चांगलाघवम 3 वर्ड आए थे। तो स्थिरता किसमें है, ए, लघुता द और स, ए स द, ये किसमें है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा उसमें है। तो इसको देख लीजिए योगा चैनल जी और अन्य सभी। वेरी गुड नितिशा जी, तो इस चीज को आप देख लेंगे ध्यान से, थेरियम आरोग्यम चांग लाघवम, ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है। आगे चर्चा करते हैं फिर हठ प्रदीपिका में जो आसन है उन पर। आपको मैंने पहले बता चुका हूं, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और मत्स्येंद्रासन, इन तीनों के 4-4 लाभ हैं। बाकी सिद्धासन है उसके अच्छे लाभ हैं और किसी के खास लाभ नहीं है, और थोड़ी सी प्रशंसा की है, इतना ही है। सभी आसनों की अपने को जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये निकाल दीजिए धनुरासन, इसका क्योंकि लाभ ही नहीं बताया, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। माने ऑप्शन आपको 3 ही दिए हैं, कौन कौन से हैं, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन। इनमें से गुलम रोग में कौन सा लाभदायक है, दीजिए उत्तर, जल्दी से टाइप कर दीजिए। सबसे पहले उत्तर कौन दे रहा है, दिशा जी ऑप्शन नंबर 4, नेहा जैन ऑप्शन नंबर 4, यश सिंगल जी ऑप्शन नंबर 4, यश राजेश पाल जी ऑप्शन नंबर 2। नहीं राजेश जी, अभी हमने डिस्कस किया था कि पश्चिमोत्तानासन है उसको आगे झुकता है, आगे झुकता है माने पश्चिम का भाग का तान होता है, खिंचाव होता है। और पश्चिम भाग में हमारे कौन सी नाड़ी होती है, माने मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि सुषुम्ना में प्राण संचार होता है पश्चिमोत्तानासन अभ्यास से। और दूसरा, पेट पतला होता है। सरिता जी तीनों ही लग रहे हैं, तीनों ही, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, डिस्कस करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। तो मैं तीनों पर अलग चर्चा कर लेते हैं हम। मत्स्येंद्र आसन की मैं बात करता हूं सबसे पहले। तो मत्स्येंद्र आसन में एक बात आई थी, आपको मैंने बताया था, चंद्रमंडल की बात आई थी कुछ, और मत्स्येंद्र आसन के बारे में एक बहुत बात आई थी कि रोगों का नाश करता है। कैसे नाश करता है मत्स्येंद्र आसन, कि जैसे अस्त्र करता हो, अस्त्र के समान है। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम, कि मत्स्येंद्र आसन के लाभ बता रहा हूं कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है मत्स्येंद्र आसन। प्रचंड रुग मंड खंड नाशक्रम, की रोगों का ऐसा नाश कर देता है जैसे शस्त्र से किसी को काट दिया जाता हो, किसी को मार दिया जाता हो, ऐसे ऐसे रोगों को नाश भगा देता है एकदम से। माने अस्त्र के समान रोगों का नाश करता है मत्स्येंद्र आसन, इंपॉर्टेंट है काफी लाइन ये। फिर अभ्यासतः है कुंडलिनी प्रबोधम, कि इससे कुंडलिनी का जागरण होता है मत्स्येंद्र आसन से। और चंद्रमंडल का स्थिरता आती है। 4 लाभ थे इसके मत्स्येंद्र आसन के, केवल 4 लाभ है, पांचवा कोई लाभ नहीं है। तीनों के 4-4 लाभ है, आसन 3 है, लाभ 4-4 है सभी के, ठीक है। तो जठराग्नि, चंद्रमंडल की स्थिरता, कुंडलिनी का जागरण और अस्त्रों के समान रोगों का नाश, अस्त्र के समान रोगों का नाश, ठीक है। तो इसके ये लाभ थे, इसमें गुलम रोग तो नहीं आया कहीं पर, माने मत्स्येंद्रासन कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल है, धनुरासन भी हमारा। अब बचता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बारे में आपको मैंने बताया था कि इसके 4 लाभ हैं, क्या क्या है, उदय उदरम जठरनालस्य, कि जठराग्नि का जो प्रकाश होता है, कहने का मतलब जठराग्नि पैदा होती है, ये तीनों में कॉमन था, मैंने बताया था जठराग्नि लगभग तीनों में, और आरोग्यता भी कॉमन है, तो ये कॉमन है। उसके बाद में क्या था, कुर्याद उदरे कार्श्यम आरोग्यता, कि इसको करने से उदर पतला होता है, कार्श मतलब कृष्णता, कृष्णता का अर्थ है पतलापन, उदर पतला होगा पश्चिमोत्तानासन से, और आरोग्यता आएगी। जठराग्नि और आरोग्यता लगभग तीनों में रहेगी, मत्स्येंद्रासन में भी, पश्चिमोत्तानासन में भी और मयूरासन में, ये तीनों में रहेगी, किसी न किसी रूप में घुमा फिरा करके बात कही है वो एज इट इज रहेगी। और इसमें क्या कहा है फिर, कहते उदर पतला होगा, जठराग्नि पैदा होगी, आरोग्यता आएगी और सुषुम्ना में प्राण संचार होगा। इसमें भी नहीं है गुलम रोग, तो बचता कौन सा है, मयूरासन, इसमें है, आंख बंद करके लगा दीजिए, बस शर्ते आपका माउस सही जगह पर होना चाहिए, आगे पीछे लग गया आंख बंद करने से तो नुकसान हो जाएगा आपको 2 नंबर का, ठीक है। तो मयूरासन में है, मयूरासन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मयूरासन के बारे में मैंने बताया था
कि हरती सकल रोग, कि सभी रोगों का नाश करता है, सभी रोगों को हर लेता है, माने आरोग्यता देता है। इनडायरेक्टली बात करें तो गुलमूत्र आगे है, गुलम उदरादीना, कि गुलम उदर आदि सभी रोगों का नाश कर देता है। गुलम उदर, गुलम का अर्थ बताया था अफारा जो आ जाता है, वायु गोला जो बन जाता है पेट में, उसको उदर गुलम बोला गया है, उदर गुलम। ठीक है, तो कौन है? मयूरासन है। और क्या लाभ बताए हैं मयूरासन के? जो इस प्रश्न का उत्तर है वो मयूरासन होगा। और क्या लाभ बताए हैं? कहता ये दोषों का नाश करने वाला श्री मयूर है, इसके आगे श्री भी लगता है भाई। तो ये क्या उसी लेवल का प्रश्न था, मैंने पहले डिस्कस किया था कि श्री किस आसन के आगे लगता है, कहता इतनी इज्जत किसको दी गई है? मयूरासन को दी गई है। और एक बच्चा प्रश्न भी पूछ रहा था, कहता मयूरासन को, कहता मयूरासन ही क्यों कहा गया, जिसका तर्क उत्तर मेरे पास भी नहीं है। तर्क दे सकते हैं अनेक। सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं तो उसकी अप्रोच अलग होती है, ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं तो उसमें हम चीजों को घुमा नहीं सकते, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पॉइंट टू पॉइंट हमें पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का नजरिया अलग अलग है। यही मैं अगर आपको सब्जेक्टिव टीच कर रहा होता मयूरासन के बारे में, तो इसके अनेक लाभ बता देता, मैं आपको अनेक विधि बता देता, अनेक घंटों तक इस पर चर्चा की जा सकती थी केवल मयूरासन पर। क्यों कहते हैं इस पर भी डिस्कस कर लेता, परंतु क्योंकि हमें अब हमारी जो नीड है, हमारी अप्रोच है केवल ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम सब्जेक्टिव जाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप अप्रोच, समय की मांग क्या है, एग्जाम की मांग क्या है, उस पर ध्यान देंगे। एग्जाम की मांग केवल और केवल ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं। तो मयूरासन के लाभ क्या है? सभी रोगों का नाश, उदरगुलम का नाश, और इससे कहता इतनी जठराग्नि पैदा होती है कि कालकूट नामक विष भी पच जाता है। माने कितना भी विष खा लिया जाए साधक के द्वारा, वो विष पच जाता है। और कालकूट नामक विष की बात आई, क्या मयूरासन के द्वारा कौन सा विष का नाश होता है? कालकूट नामक। कालकूट मैंने बताया था कि समय, जो समय रूपी चक्कर है, बंधन है जन्म मरण का, उससे बात मिलता जुलता है कालकूट, उसके बारे में कहा गया है। तो कालकूट वर्ड आप याद रखेंगे एज इट इज। तो मयूरासन के ये लाभ हो गए। आगे फिर चर्चा करते हैं स्वात्माराम के अनुसार क्रिया कौन सी है जो श्रेष्ठ है। अभी बात की है हमने। अब यहां देखिए प्रश्न बच्चे बहुत से गलत करते हैं। श्रेष्ठ क्रिया, जिसको अर्थ नहीं पता क्रिया क्या होती है, तो सिद्धासन को क्लिक कर सकता है, क्योंकि आपको पता है आसनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? सिद्धासन है आसनों में सबसे श्रेष्ठ। तो आसन नहीं है, यहाँ क्रिया वर्ड यूज किया है। तो क्रिया में हमें पता है कि षट क्रियाओं को, माने ऑप्शन हमारे पास 3 ही है। तो नौली को सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं, आनंद देने वाली, या फिर इसको श्रेष्ठ बोल देते हैं, सदैव आनंदकारी, या फिर श्रेष्ठ, ये है। आगे फिर प्रश्न है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक दे रहे हैं बच्चे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? हठ प्रदीपिका के अनुसार झुर्रियां और बाल पकना, संस्कृत में वर्ड आया था इनके लिए बलितम और पलितम, यहाँ पर हिंदी दे दी है इन्होंने फंसाने के लिए कि क्या हिंदी भी पता होती है बच्चों को। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, बताइए जल्दी दीजिए। विदिशा जी 3 और 4। हाँ, चुनाव करें, इसमें चुनाव करने के लिए है भाई दोस्तों, देख लो ध्यान से, इनमें से चूज करना है। एक भी ऑप्शन हो सकता है आपका, केवल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्या पता चारों भी हो। तो आप अपने विवेक से उत्तर दीजिए क्या क्या हो सकता है इसका उत्तर। योगा चैनल 3 और 4। सरिता जी उत्तर दीजिए, नेहा जैन जी उत्तर दीजिए, राजेश पाल जी कहाँ गए, उत्तर दीजिए जल्दी। दीपुना जी आप उत्तर नहीं दे रहे। पिंकी यादव जी इंक्लूड रहिए। प्रवीण यादव जी, क्या उत्तर आया है इनका? नेहा या जैन जी का आया है 3 4, राजेश पाल जी केवल 3 पर टिक कर रहे हैं। पिंकी यादव जी 3 चुनना है, देख लो इसमें से चूज करना है आपको। तो वलितम पलितम की जब बात आती है, विपरीत करनी तो एग्जैक्ट हमें पता है, क्योंकि नीचे की तरफ सिर हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। हालांकि स्वामी जी स्वात्माराम जी ऐसा कोई तर्क नहीं दे रहे कि हाँ जी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो इसलिए आपका ये हुआ। उन्होंने तो केवल कह दिया कि ये ऐसा करोगे तो होगा, बस वलितम और पलितम में लाभ होगा। और इनमें से कोई और भी है। चुनाव करने का मतलब यह है कि एक से ज्यादा होगा ऑप्शन, मैं ऐसे लिखता ही नहीं चुनाव करने का, जैसे यहाँ ऑप्शन में चुनाव लिखा ही नहीं, इसका मतलब एक से ज्यादा है। और क्या है? महामुद्रा नहीं है, महाबंध भी नहीं है, महावेद है। महावेद और विपरीत करनी, ये 2 ऐसी मुद्राएं हैं हठ प्रदीपिका में, केवल 2 मुद्राएं हैं जिनसे वलितम पलितम में लाभ मिलता है। केवल 2 मुद्रा है दोस्तों, याद रखना है आपको, विपरीत करनी और महावेद 3 और 4, ये दोनों मुद्राएं हैं। इनको कहा गया है कि वलितम पलितम में लाभ करिए। केवल 2 मुद्रा है हठ प्रदीपिका में, वलितम पलितम, जिनका अर्थ होता है वलितम माने
झुर्रियां अथवा बुढ़ापा कह सकते हैं आप। पलीतम माने बाल पकना अथवा बालों का सफेद होना आदि अर्थ निकाल सकते हैं। और एक बात और यहाँ बता देता हूं कि जो महावर्ण लगता है 10 मुद्राओं में, हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं हैं, उनमें सभी के आगे महाशब्द लगता है। उन तीनों का एक संगम है, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, तीनों का संगम है। इनके ऊपर एक विशेष चर्चा आती है। कहता जैसे एक रूपवती नारी जो सुंदर स्त्री के बिना व्यर्थ है, माने फलहीन है, माने संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती जब तक पुरुष से संपर्क नहीं होगा, ऐसे ही कहते कि जो महाबंध और महामुद्रा ये दोनों मुद्राएं हैं वो भी व्यर्थ हैं, किसके बिना? महावेद के बिना, इसके बिना फल नहीं दे पाएंगी। तो इस तरीके से महाशब्द है तीनों के आगे इकट्ठी संगम में है ये, तो याद रखना है ये महावेद के बिना। ये तुलना याद रखनी है आपको स्त्री और पुरुष की, और तीनों मुद्राओं का एक साथ नाम महा महा महा, इनका संगम है, महाशब्द जान रखना। आगे प्रश्न है अठ प्रदीपी के अनुसार कौन सा आहार अपथ्य है? अपथ्य आहार बताइए जल्दी से, कौन उत्तर दे रहा है सबसे पहले? यस सिंगल जी 2, कुल्लत। सरिता जी 2, वेरी गुड। योगा चैनल जी 3, उत्तर कैसे आ रहा है आपका? टीशा जी 2, पिंकी जी का उत्तर आया क्या? सभी उत्तर दीजिए। हाँ, पिंकी यादव जी का 2 उत्तर। तो कुल्थी की जो कुल्लत बोलते हैं, कुल्लथी के दाल होती है कुल्थी की, तो उसको कहते हैं अपथ्य में रखा गया है। ये सभी पथ्य आहार है। योग पर अभी चर्चा करके गए थे हम पहले, मैंने बताया था क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी यूजीसी में, तो उसको सभी को मार्क्स मिले थे बराबर। तो जो ये है यव है हमारा माने जो, मुदग माने मूंग, शुंठी माने सूखी अदरक, ये तीनों पथ्य आहार है माने ग्रहण करना चाहिए जिनको, और ये कुल्थी है जो इसको अपथ्य बताया गया कि नहीं खानी चाहिए। आगे फिर बात करते हैं हठ प्रदीपिका अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि ब्रह्म ग्रंथि का लेना देना किस से है? एक नाद की अवस्थाएं होती है, उसमें ब्रह्म ग्रंथि का कहीं वर्णन आता है। नाद में कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है जो है, उसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, क्योंकि पहली ग्रंथि है तो पहली अवस्था में भेदन हो जाएगा। ब्रह्म ग्रंथि पहली ग्रंथि है, नीचे से अगर स्टार्ट करते हैं हम, प्रश्न आपको क्रमानुसार रखना आ सकता है कि शरीर में इनकी अवस्थाएं नीचे से ऊपर तक क्रमानुसार रखें या फिर ऊपर से नीचे क्रमानुसार रखें। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि तीनों दे दिए, क्रम रखना आ जाएगा आपको, तो क्रम रखिएगा। तो नीचे से ये प्रथम है ब्रह्म ग्रंथि, जो है आपकी छाती के बीचों बीच होती है, हृदय के पास अनाहत चक्कर में ब्रह्म ग्रंथि। और दूसरी जो है विष्णु ग्रंथि, गले के अंदर होती है विशुद्धि चक्र के पास। तीसरी है रुद्र ग्रंथि, वो आपके माथे के बीचों बीच होती है, जहां शिव जी का त्रिनेत्र होता है आज्ञा चक्र में, वहां तीसरी रुद्र ग्रंथि। तो इसका उत्तर दीजिए जल्दी से, क्या होगा? हठ प्रदीपिका अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है, क्या क्या बनता है? चुनाव करना है, ऑप्शन ज्यादा हो सकते हैं। पूनम चंदेला जी 1 और 2, ओजस्विनी योगी बता रहे हैं। पिंकी यादव जी केवल 2 बोल रहे हैं, 1 और 2। सरिता जी उत्तर दीजिए जल्दी। इतिशा जी उत्तर दीजिए, इतिशा जी 1 और 2। सरिता जी आपका इंतजार। अच्छा 1 2 4 सदाचरी, सरिता जी, राजेश जी वेरी गुड। सरिता जी सदाचरी वर्ड नहीं है, वो शून्यचरी होगा जो आपने लिखा होगा, हमने बताया था पहले, शून्यचरी की चित्त शून्य में चरण करता है, शून्य में चला जाता है, सदाचरी वर्ड नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है 4 नंबर, केवल एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन है। अब मैं एक और डिस्कस कर लेता हूं, जो ये प्रश्न है वैसे यूजीसी नेट में आया हुआ है, मैंने कहीं देखा था तो मेरे सन याद नहीं है कि किस ईयर में आया था, बट ये आया हुआ है, इतना क्लियर हूं, और ऑप्शन भी सेम है। तो इसमें ओजस्वी की जगह श्लोक में जो मैंने बताया है आपको तेजस्वी वर्ड लिखवाया है, बट इन्होंने ऑप्शन दिया है ओजस्वी, और ऑप्शन भी इन्होंने मिलान करने दिए थे कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करने मिलान किए, तो ओजस्वी जो है हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक होगा इसमें। मैं पहले फिर बता रहा हूं कि जो श्लोक है उसमें वर्ड तेजस्वी वर्ड आया है, ओजस्वी नहीं आया, बट उसका पर्यायवाची ओजस्वी तेजस्वी एक ही अर्थ में लिया जाता है मोस्टली। तो ओजस्वी और निरोगी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। बुद्धिमान की कोई बात नहीं आई, सदाचरी की कोई बात नहीं आई, ये दोनों ही बात नहीं आई, किसमें? ब्रह्म ग्रंथि के वेदन में। ब्रह्म ग्रंथि का वेदन का अर्थ है आरंभावस्था में, ये लाभ है ओजस्वी और निरोगी। और क्या क्या लाभ है इसमें? दिव्य गंध आती है, दिव्य देह हो जाती है, प्रसन्न चेतस हो जाता है व्यक्ति, मतलब उसका चित्त प्रसन्न रहता है, और तेजस्वी और आरोगी तो रहता ही रहता है, आरोगी या निरोगी कहते हैं उसको। आगे फिर प्रश्न है इंपॉर्टेंट, हठ प्रदीपिका में कुल वधु किसे कहा गया है? कुल की वधु। हाँ जी दीजिए सरिता जी, सबसे पहले उत्तर आना चाहिए आपका। यस सिंगल बी, सरिता पृष्ठ जी 1, सरिता पृष्ठ जी 1 है, योगा चैनल 2, आगे पिंकी यादव 2, प्रवीण यादव 2।
सरिता जी अच्छा 2, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो चर्चा हुई थी हमारी, कहाँ है सबसे पहले तो शांभवी मुद्रा का वर्णन कहाँ है हठ प्रदीपिका में? चौथे उपदेश में है, चतुर्थ उपदेश जो है हमारा, वहां शांभवी मुद्रा का नाम हमें सुनने को मिलता है, जो कि 10 मुद्राओं में शामिल नहीं है। जो हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मारायण जी ने 10 मुद्राओं का नाम लिया, उनमें से शांभवी नहीं है, अलग से एक्सप्लेनेशन है इसकी शांभवी की। तो शांभवी के बारे में ये कहा था कि वेद शास्त्र और पुराण ये तीनों क्या है, सामान्य गणिका है, माने सामान्य औरत है, चलती फिरती ऐसी, मतलब ये शब्द यूज किया कि ये सामान्य है, ठीक है, नॉर्मल है पर्सन। और जो शांभवी जो है वो कुल वधु है, माने कुल की रक्षक है, कुल का मान सम्मान बढ़ाने वाली, अगर इसका अभ्यास किया जाए तो इस तरीके से इन्होंने यूज किया है। तो शांभवी जो है कुल वधु है, इस तरीके से याद रखेंगे आप। फोर्थ उपदेश में है जो 10 मुद्राओं में शामिल नहीं है, काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड। और शांभवी किसके साथ करने के लिए कही है? खेचरी के साथ भी करने की कही है। आगे चर्चा करते हैं कि शांभवी खेचरी के साथ, और खेचरी और शांभवी दोनों मिलकर उन्मनी अवस्था की प्राप्ति में सहायक है। खेचरी और शांभवी दोनों की दोनों ही मुद्राएं उन्मनी अवस्था में सहायक है, प्राप्ति में सहायक है, याद रखना इस चीज को। आगे फिर देखते हैं 2018 दिसंबर में आया हुआ प्रश्न है महाभूतों से। कल महाभूत करवाए थे आपको शुरुआत में, 5th यूनिट था, थोड़ा सा बताया था मैंने उसमें कि पंच महाभूत होते हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उनकी तन मात्राएं होती है 5। यहाँ पर 4 दिए हैं और उनका मिलान करना है, तो आंसर दीजिए। यस सिंगल 1, वायु का स्पर्श, ए मीन्स 3, ए में 3 होना चाहिए। कौन कौन सा है ए में 3? पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये 2 ही सेट हो सकते हैं और ज्यादा सही नहीं होंगे। और सबसे लास्ट देख लीजिए एक बार, डी में क्या है? पृथ्वी की क्या होती है? गंध होती है, तन्मात्रा। डी माने 2, डी का 2 हो, जहां पर डी का 2 इसमें है, ए का 3 इसमें है, तो माने ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। हम चर्चा कल कर चुके हैं अच्छे से, वेरी गुड, सभी ने अच्छा उत्तर दिया है। आगे फिर देखते हैं कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है। कफ दोष, वात पित्त कफ 3 दोष बताए थे मैंने। ये पंचम यूनिट से हैं सारे सारे प्रश्न, ये जो अभी हम कर रहे हैं 5th यूनिट से पूछे गए हैं ये। आयुर्वेद के ही बोल सकते हैं इनको प्रश्न, या 5th यूनिट से बोल दीजिए, मिला जुला है। शिव संहिता में भी इनका वर्णन है। इतिशा जी 3, यश सिंगल जी 3, सरिता जी 1 और 3। हाँ ठीक है, सरिता जी बिल्कुल ठीक है। सरिता जी, कफ दोष में क्या होता है? जल होता है, माफी चाहूंगा मैं, एक मिनट। हाँ, तो कफ दोष में क्या है? जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत, ये दोनों होते हैं कफ दोष में, प्रधान होते हैं। बाकी भी होते हैं तीनों, परंतु प्रधान ये होते हैं दोनों, इसलिए कफ दोष में इन दोनों की प्रधानता है। तो बी और सी जहां पर होगा वो उत्तर हमारा बिल्कुल ठीक होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। रीता जी देख लीजिएगा इसको थोड़ा। फिर आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हठ प्रदीप के अनुसार हठ योग 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पूछने की कोशिश की सिंपल, अगर भाषा अगर आपको समझ में आ गई ना, कैच कर ली, तो आपका उत्तर 1 सेकंड का है। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, देखिए कितना टिपिकल बनाया गया है, प्रश्न को घुमाया कितना गया है आपके लिए, ताकि बच्चा समझने में टाइम लगा दे। 1 मिनट देते हैं लगभग एक प्रश्न के लिए, तो उसमें टाइम कंज्यूम करवाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भाषा दे करके। भाषा दी है, अब उत्तर दीजिए इसका सभी, फिर देखते हैं किसका ठीक है। यश सिंगल जी ऑप्शन नंबर 2, योगा चैनल जी 2, और कोई उत्तर देना चाहेगा? इतिशा जी 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, मैंने जो प्रश्न पूछा है हठ प्रदीपिका से पूछा है, समझ में आ रही है हमारी बात। हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में से 6 कारण, 6 का चर्चा कहाँ हुई है हठ प्रदीपिका में? 6 के बारे में 2 चीजें आई थी कि साधक बाधक जो चीजें होती है उनको 6 चीज बोलते हैं। 6 होती हैं, साधक भी 6 हैं, बाधक तत्व भी 6 हैं, वहां पर हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। परंतु यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। माने 6 कारणों में शामिल नहीं है, माने कि सिद्धि नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे कौन से हैं जो रोक देंगे आपको? माने बाधक तत्व कुछ है सीधा सा, कि बाधक तत्व कौन से हैं ये बता दीजिए आप, ठीक है।
या फिर ये समझ लीजिए कि जो साधक तत्व है 6 उनको छांट लीजिए, क्या क्या है? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान तो है, दृढ़ निश्चय, तत्व ज्ञानात निश्चयात, ठीक है, वर्ड यूज करते हैं वहां श्लोक में, वैसे उसका अर्थ दृढ़ निश्चय से बनता है। तो ये दोनों तो कहते हैं साधक तत्व हैं, ठीक है, जो हठ योग में सिद्धि दिलाएंगे आपको। तत्व ज्ञानात निश्चयात, जनसंग, जनसंग परित्यागात षड्भियोग प्रसिद्ध्यति, प्रसिद्धि दिलाएंगे ये 6 तत्व। परंतु यहाँ पर पूछा गया था हठ योग सिद्धि के कारणों में कौन शामिल नहीं है, सिद्धि नहीं दिलाएंगे, तो दिलाएंगे नहीं कौन कौन से होंगे? बी और डी, इनका कोई लेना देना नहीं है हठ योग सिद्धि से, हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो साधक तत्व में ये 2 थे, अगर यस में पूछा जाता तो ये ए और सी उत्तर होता हमारा, बट यहाँ पर नहीं में पूछा इन्होंने, तो बी और डी हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2 ये उत्तर हमारा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2।